नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट दी करंट अफेयर्स की। ठीक है, डेली करंट अफेयर्स के माइंड मैप से हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम डेली करंट अफेयर माइंड मैप्स के अंदर आज हम जो देखेंगे, जो न्यूज़ इम्पोर्टेंट थे 2 जून 2026 के, कौन कौन से न्यूज़ जो थे वो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, माइंड मैप्स के फॉर्म में। सबसे पहले तो यहाँ पे जो ब्रिक्स है 2026 के अंदर इंडिया इसको चेयरशिप करेगा, उसकी बात करें, वो न्यूज़ में था यार। थर्टीथ ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम है। थर्टीन ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम के कॉन्टेक्स्ट एंड थीम की बात करें सो ये जो है, इसको होस्ट कौन करेगा भाई? 13 ब्रिक्स जो 2026 में जून में होने वाला है, न्यू दिल्ली होस्ट करेगा। एंड थीम क्या है? सिटीज़ फॉर पीपल। सिटीज़ फॉर पीपल। विज़न क्या है? ह्यूमैनिटी फर्स्ट। फोकस एरिया क्या है भाई इसका? सो इन्वेजिव अर्बनाइजेशन पे ध्यान देना है। रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देना है। म्यूनसिपल गवर्नेंस पे ध्यान देना है। ये सब पे जो ये ब्रिक्स का 13th एडिशन है वो यहाँ पे ध्यान देने वाला है, डिजिटल इनोवेशन पे। पॉलिसी एंड पार्टिसिपेशन की बात करें सो कोलैबोरेटिव सॉल्यूशन लाने की बात की गई। यहाँ पे 11 पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज होंगे। ना जो 13 ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम है, इसके अंदर जो इंडिया का जो लेगेसी है, अगर इसकी हम बात करें यार, सो 4th टाइम यहाँ पे इंडिया होस्ट करने वाला है। एंड एजेंडा लीडर रहा है इंडिया सिंस 2013 यार। ब्रिक्स का मेंबर कौन कौन से हैं? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। एजेंडा लीडर सिंस 2013। ये हमने ब्रिक्स जो 13th अर्बनाइजेशन फोरम उसकी बात करें ना, की मीटिंग्स एंड इवेंट्स अंडर द ब्रिक्स की बात करें
सो एक वर्किंग ग्रुप है यार, एक वर्किंग ग्रुप है। तो ये जो वर्किंग ग्रुप है यहाँ पे टूरिज़्म की बात करता है, उसमें टूरिज़्म में कॉपरेशन एंड एक्सचेंज करने की बात करता है। कोऑपरेशन एंड एक्सचेंज की बात करें टूरिज़्म के अंदर, यहाँ पे वर्किंग ग्रुप जो है टूरिज़्म के अंदर कोऑपरेशन एक्सचेंज करने की बात करता है यार। काउंटर टेररिज्म दैट इज सिक्योरिटी थ्रेट्स को यहाँ पे ये एलिमिनेट करने की बात करते हैं, इसके रिलेटेड यहाँ पे डिसीजन लेते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट एंड इक्वालिटी की बात करते हैं, यहाँ पे ये वर्किंग ग्रुप है वुमेंस के अंदर इसकी, है ना, वुमेन एम्पावरमेंट एंड क्वालिटी। एम्प्लॉयमेंट के अंदर ये फ्यूचर ऑफ वर्क की बात करता है कि भाई ठीक से एम्प्लॉयड नहीं रहेंगे लोग, कमाएंगे नहीं तो कैसे डेवलपमेंट होगा यार। एंड एसएमईज जो हैं, स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस, उसके अंदर यहाँ पे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लाने की बात करता है। जो फोरम एंड समिट्स इसके अंदर बात करें ब्रिक्स के अंदर, फोरम्स एंड समिट्स के अंदर यंग डिप्लोमेट, जो कि ग्लोबल गवर्नेंस के लिए यहाँ पे ये समिट हुआ था, तो क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं, यंग डिप्लोमेट इज़ फॉर व्हाट, किसके अंदर आता है ये ब्रिक्स के अंदर, इट इज़ फॉर ग्लोबल गवर्नेंस। एडीआर मीटिंग इज़ फॉर डिस्प्यूट, एडीआर मीन्स अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मीटिंग, इट इज़ फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। फॉरेन मिनिस्टर्स जो हैं वो रीजनल डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे मिलते हैं यार। सो ये हमने बात की अबाउट द ब्रिक्स 2026 में, जहाँ पे ये जून में जो होस्ट करेगा इंडिया। नेक्स्ट ब्रिक्स के बाद यहाँ पे जो कोडिन कफ सिरप है उसका अब्यूज़ हमारे पास बिहार में हुआ, उसको वो न्यूज़ में था यार 2 तारीख को जून में, है ना, द हिंदू के अंदर। कोडिन कफ सिरप इन बिहार। जो कोडिन कफ सिरप है वो न्यूज़ में क्यों था भाई, तो कॉन्टेक्स्ट की हम बात करें तो देखो जो 2016 में यहाँ पे लीकर प्रोहिबिशन कर दिया गया है, कॉन्टेक्स्ट क्या है इसका कि बिहार में दारू बंद है। सो उसके वजह से एक तरह से सब्स्टिट्यूट के तौर पे लोग अल्कोहल यूज़ करते थे, तो यहाँ पे कोडिन अब्यूज़ नशे के तौर पे कफ सिरप को इस्तेमाल कर रहे हैं। लीकर प्रोहिबिशन सिंस 2016, इसको देखते हुए सब्स्टिट्यूट फॉर अल्कोहल। नाउ कोडिन है क्या भाई, व्हाट इज़ कोडिन।
तो कोडीन एक नेचुरली ऑकरिंग ऑपियोइड है जो कि मॉर्फिन से डिराइव्ड होता है। नेचुरली ऑकरिंग ऑपियोइड डिराइव्ड फ्रॉम मॉर्फिन, कफ सप्रेशन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। एंड पेन रिलीविंग मेडिकेशन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। तो उस मॉर्फिन से डिराइव है ना भाई, मॉर्फिन जो है वो दर्द को ख़त्म करने के लिए, कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑपियोइड इसीलिए क्या होता है, एडिक्टिव होता है ना। वर्किंग मैकेनिज्म की बात करें तो ये किस पे काम करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS, एंड जो ओपियोइड रिसेप्टर्स हैं उन पे बाइंड करता है। ये बाइंड्स टू ओपियोइड रिसेप्टर्स एंड जो कफ रिफ्लेक्स है उसको ये रिड्यूस करता है। पेन जो परसेप्शन है उसको अल्टर करता है ये। ना साइड इफ़ेक्ट एंड हेल्थ रिस्क की बात करें, क्या नुकसान है भाई कोडीन के इस्तेमाल से। साइड इफ़ेक्ट के अंदर कॉमन साइड इफ़ेक्ट की हम बात करें, कॉफ जो कोडीन है तो कॉमन साइड इफ़ेक्ट क्या क्या होते हैं। सो ड्राउजीनेस एंड डिजीनेस, आदमी को एकदम कमजोर सब महसूस होगा। ड्राउजीनेस एंड डिजीनेस, नोजिया, कॉन्स्टिपेशन। मोस्ट ऑफ द ड्रग जो है एक्सेप्ट एंटी एमिटिक वो जैसे नोजिया एंड कॉन्स्टिपेशन करता है। सीडेशन, एकदम मदहोश टाइप का लगेगा यार। रिस्क ऑफ मिसयूज़ की बात करें तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करता है भाई, अगर इसको मिसयूज़ करने से तो जान भी आ सकती है, बिकॉज अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करना बंद कर देगा तो इंसान मर भी सकता है। इम्पेयर्ड जजमेंट, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स ला सकता है ये। जैसे लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है ओवरडोज करके, तो रेस्पिरेटरी फेलियर से इंसान की जान भी जा सकती है। लीगल स्टेटस की बात करें तो ये जो कोडीन है इंडिया के अंदर एक तरह से बिहार प्रोहिबिशन एक्साइज एक्ट 2026 के अंदर रेगुलेट होता है, एंड इसको इंटॉक्सिकेंट के तौर पे यहाँ पे इसको क्लासीफाई किया गया है। बिहार के अंदर हम बात करें सो बिहार प्रोहिबिशन एंड एक्साइज एक्ट 2016 के अंदर रेगुलेट होता है एंड इज क्लासीफाइड एज इंटॉक्सिकेंट। एंड कॉन्सिक्वेंसेस क्या है भाई इसके, अनऑथराइज यूज़ देखने को मिल सकता है। मतलब अगर आपने इसको यहाँ पे अनऑथराइज यूज़ किया तो क्या क्या आपको फेस करना पड़ सकता है।
कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अनऑथराइज्ड यूज, फाइन लग सकता है, कॉन्फिस्टिकेशन एंड इम्प्रिजनमेंट, जेल भी जा सकते हो भाई। फाइन, कॉन्फिस्केशन एंड इम्प्रिजनमेंट। ठीक है भाई, तो ये हमने बात किया अबाउट दी कफ सिरप, दैट इज़ कोडीन कफ सिरप को यहाँ पे मिसयूज़ देखने को मिला था बिहार में, इसके बारे में न्यूज़ में था यार। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट प्रोजेक्ट उदक की, जो कि न्यूज़ में था यार। ओके, प्रोजेक्ट उदक की बात करें तो पहले तो प्रोजेक्ट उदक है क्या। भाई ये 1989 में स्टेबलाइज किया गया था, है ना। स्ट्रेटेजिक विंग है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का। स्ट्रेटेजिक विंग ऑफ BRO एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इसको मिनिस्ट्री के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ये कंट्रोल होता है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कंट्रोल करता है यहाँ पे 14,500 सॉरी 14,000 बोलता हूँ, 1457 किलोमीटर्स का यहाँ पे एक रोड नेटवर्क बनाने की बात की गई इसके अंदर। कवरेज क्या है, अरुणाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट एंड पार्ट ऑफ असम को यहाँ पे कवरेज किया जाएगा। कवरेज के अंदर अरुणाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट को ये कवर करता है एंड पार्ट ऑफ असम। स्ट्रेटेजिक जियोपॉलिटिकल वैल्यू की बात करें, प्रोजेक्ट उदयक का जियोपॉलिटिकल वैल्यू है भाई स्ट्रेटेजिक जियोपॉलिटिकल वैल्यू क्या है कि भाई जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहाँ पे ये देखने को मिलता है रीजन में। इंडिया म्यांमार बॉर्डर जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यार, वहाँ पे ये बॉर्डर रोड बनाने की बात करता है प्रोजेक्ट उदयक के अंदर। एंड बॉर्डर फेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर करेंगे यहाँ पे। नेशनल सिक्योरिटी को एनहांस करेगा भाई ये। एंड इसके अंदर जो प्रोजेक्ट उदयक है इसके अंदर यहाँ पे उस समय जो 1989 में लॉन्च हुआ था, इसके रिसेंट अचीवमेंट्स की बात करें 2025 में यहाँ पे 12 ब्रिजेस इसके अंदर बनाए गए। प्रोजेक्ट उदयक के अंदर एक स्ट्रेटेजिक रोड बनाया गया, हेलीपैड्स बनाए गए। एंड इससे क्या होता है, एनहांस होता है जो मिलिट्री मोबिलिटी है वो। इन्हांस मिलिट्री मोबिलिटी। जो BRO है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, वो उसके बारे में बात कर लेते हैं। उदयक का एक मतलब उदयक का जो
प्रोजेक्ट उदयक है, इट इज़ अ स्ट्रेटेजिक विंग ऑफ बीआरओ। तो बीआरओ है क्या? जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है वो है क्या? जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है उसका स्टेबलाइज किया गया था इन 1960। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। प्राइमरी रोल क्या है भाई इसका? बॉर्डर रोड्स बनाना, टनल्स बनाना, ब्रिजेस बनाना, बॉर्डर रीजन्स में एयरफील्ड्स बनाना, एंड ये मिलिट्री लॉजिस्टिक को भी यहाँ पे बीआरओ जो है वो मिलिट्री लॉजिस्टिक्स को भी देखता है। एंड जो 37th राइजिंग डे है इसके ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था भाई। 37th राइजिंग डे ये क्या है, इसके बारे में बात करें। जो 37th राइजिंग डे है ये जून 1 2026 को सेलिब्रेट किया जाता है ना। ये सेलिब्रेट किया गया कहाँ पे? दुमदाम असम, दुमदुमा असम में ये सेलिब्रेट किया गया 37th राइजिंग डे। जो नॉर्थ ईस्टर्न रोल है उसको यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया। ऑनरिंग नॉर्थ ईस्टर्न रोल। ओके, तो ये हमने बात की अबाउट प्रोजेक्ट उदयक की। नेक्स्ट जो चीज़ न्यूज़ में थी यार, यहाँ पे जो मलेशिया ने अंडर 16 जो सोशल मीडिया है उसको बैन कर दिया था, उसकी बात करें ना। मतलब बैन कर दिया है मलेशिया ने, जो 16 साल के नीचे जो लोग हैं वो सोशल मीडिया को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसके अंदर जो रीज़न है, रीज़न फॉर द बैन की अगर हम बात करें, किस लिए बैन किया गया? बिकॉज यहाँ पे जो हार्मफुल कंटेंट्स है उससे बच्चों को, अंडर 16 जो बच्चे हैं उनको प्रोटेक्ट करना है यार। जो साइबर बुलिंग दिखने को मिला उस सबसे लड़ना है, कॉम्बैट करना है। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम हार्मफुल कंटेंट, combating cyberbullying, addressing mental health concern, मेंटल हेल्थ जो कंसर्न्स हैं, जो दिक्कतें हैं उनको एड्रेस करने के लिए यहाँ पे बैन किया गया। जो एडिक्टिव प्लेटफॉर्म जो फीचर्स है हमारे पास, जो एडिक्टिव प्लेटफॉर्म फीचर्स है उस सबको रिड्यूस करना है यार। रिड्यूसिंग एडिक्टिव प्लेटफॉर्म फीचर्स, एनहांस करना है जो ऑनलाइन सेफ्टी है उसको। इसलिए बैन किया गया। ग्लोबल ट्रेंड जो देखने को मिल रहा है उसको एक तरह से इन्होंने फॉलो किया यार, सोशल मीडिया बैन को।
फॉलोइंग दी ग्लोबल ट्रेंड्स। नाउ की प्रोविजंस जो इस बैंड में यहाँ पे हमको देखने को मिले, की प्रोविजंस की बात करें सो की प्रोविजंस के अंदर जो मैंडेटरी एज वेरिफिकेशन ये लाया गया, ट्रांजिशन पीरियड फॉर जो एग्जिस्टिंग यूज़र्स हैं उनके लिए एक ट्रांजिशन पीरियड बनाया गया है, स्ट्रिक्ट पेनल्टीज़ या अगर इसको मानोगे नहीं तो नॉन कंप्लायंस पे स्ट्रिक्ट पेनल्टीज़ लगेगा, ये बोला गया। है ना, इसमें पेरेंट्स की लायबिलिटी नहीं होगी यार, कोई जवाबदेही नहीं होगी अगर बैन नहीं किया उन्होंने, अगर इस्तेमाल किया तो पेरेंट्स पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। एंड सेफ्टी बाय डिज़ाइन रिक्वायरमेंट यहाँ पे लाया गया, सेफ्टी बाय डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स। नाउ जो कंसर्न्स हैं बैन किए, ठीक है, की प्रोविजंस की हमने बात की, क्यों बैन किए बात की ना, कुछ कंसर्न्स हैं यार कि बैन तो कर दिया फिर भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सो बैन कंसर्न्स रिगार्डिंग द बैन। तो देखो भाई माइग्रेशन देखने को मिल रहा है, कुछ अनरेगुलेटेड प्लेटफॉर्म्स में लोग जो हैं इस्तेमाल करना ही चाह रहे हैं। सो माइग्रेशन टू अनरेगुलेटेड प्लेटफॉर्म्स, इफेक्टिवनेस ऑफ एज वेरिफिकेशन ये कितना है भाई, एक्सेस की बात करें टू एजुकेशनल एंड जो सोशल बेनिफिट है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा यार। और सो प्राइवेसी एंड डाटा कलेक्शन इशू है, प्राइवेसी एंड सी हमने बात की अबाउट दी मलेशिया ने जो अंडर 19 सोशल मीडिया बैन किया उसके बारे में, उसके की प्रोविजंस है ना, किस लिए बैन किया गया और कंसर्न्स क्या हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट इंडो ऑस्ट्रेलिया मैरीटाइम एंड डिफेंस को, जो कोऑपरेशन है वो न्यूज़ में था यार यहाँ पे 2 तारीख को, 2 जून को, जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैरीटाइम एंड डिफेंस कोऑपरेशन। इससे पहले तो यहाँ पे जो सेकंड डिफेंस मिनिस्टर का डायलॉग था न्यू दिल्ली में हुआ राजनाथ सिंह और रिचर्ड मार्लिस के बीच में। सेकंड डिफेंस मिनिस्टर्स डायलॉग इन न्यू दिल्ली बिटवीन राजनाथ सिंह जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर है इंडिया के,
एंड ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस मिनिस्टर कौन है? रिचर्ड मार्लिस। ना जो मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस है, एमडीए, इसकी बात करें तो यहाँ पे मैरीटाइम सर्विलेंस एंड मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट की बात की गई। मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, मैरीटाइम सर्विलेंस एंड मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट्स। जो मैरीटाइम सिक्योरिटी रोड मैप है इसकी बात की गई यार। मैरीटाइम सिक्योरिटी रोड मैप, इसके अंदर जॉइंट मिलिट्री सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोड मैप बनाया गया। जॉइंट मतलब मैरीटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोड मैप बनाया गया ना। रूल्स जो हैं, रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक की बात की गई। रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक की बात करें तो यहाँ पे फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक होगा, ये बोला गया दोनों के द्वारा। इस चीज़ पे बात की गई। एंड जो यूएन क्लॉज 1982 में जैसे तो कंप्लायंस करेंगे, ये डिसीजन लिया गया। स्पेशलाइज्ड डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें, स्पेशलाइज्ड डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें तो यहाँ पे ऑपरेशन रेडार सेफ 2024 में यहाँ पे लॉन्च किया गया। जो डिफेंस कोऑपरेशन है, ऑपरेशन रेंडर सेफ 2024। ब्लैक कालियन सबमरीन रेस्क्यू, ये एक स्पेशलाइज्ड डिफेंस कोऑपरेशन है यार इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। तो ये सब दे दे के पूछा जाता है। बैक कार्लियन जो है वो किस किसके बीच में है, बहुत सारे ऑप्शन दे दिए जाएंगे तो अचानक से याद नहीं रहता, बस थोड़ा थोड़ा न्यूज़ में देखते रहो तो याद रहता है। सो ब्लैक कार्लियन सबमरीन रेस्क्यू जो है वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का है। नेक्स्ट इंडियन ओशन कोऑपरेशन की बात करें तो यहाँ पे आयोरा मैरीटाइम सेफ्टी वर्किंग ग्रुप बनाया गया। आयोरा मैरीटाइम सेफ्टी वर्किंग ग्रुप बनाया गया। सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज किया गया इन चेन्नई यार। सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज किया गया इंडिया से ऑस्ट्रेलिया के बीच में इन चेन्नई। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर यहाँ पे जो डिफेंस कोऑपरेशन हुआ था, मैरीटाइम एंड डिफेंस कोऑपरेशन समिट, यहाँ पे 26 ऑस्ट्रेलियन डिफेंस साइंस समिट हुआ।
ऑस्ट्रेलिया डिफेंस साइंस समिट। मिलिट्री एंगेजमेंट की बात करें तो इसमें जो तालिस्मान सेब्रे ये हमारे पास किसके किसके बीच में है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मिलिट्री एंगेजमेंट है। मिलान काकाडू एंड ऑस्ट्रा हिंद, तो नाम याद रखना भाई। एयरफोर्स कोऑपरेशन की बात करें तो ये हमने मिलिट्री कोऑपरेशन मिलिट्री एंगेजमेंट की बात की ना। एयरफोर्स कोऑपरेशन की बात करें तो उसमें एयर टू एयर रिफ्यूलिंग अरेंजमेंट की ट्रेनिंग किया गया और इसके बारे में बात की गई। इसको अवेलेबल कराने की बात की गई। एक्सरसाइज पीच ब्लैक यार, एयरफोर्स कोऑपरेशन के अंदर एक्सरसाइज कौन सा किया गया, एक्सरसाइज पीच ब्लैक। तो ये हमारे पास जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया से जो चीज़ें रही थी सारी चीज़ें हमने यहाँ पे कवर किया। तो अभी जो कि ये टॉपिक्स हमने देखे भाई, इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैरीटाइम एंड डिफेंस कोऑपरेशन, मलेशिया अंडर-16 सोशल मीडिया बैन हो गया, प्रोजेक्ट उदयक हो गया, कोडिंग कफ सिरप अब्यूज़ इन बिहार एंड जो ब्रिक्स 2026। जनरली यहाँ पे प्रीलिम्स के टॉपिक्स हैं, है ना, मेंस भी आ सकता है, बट हाँ ये प्रीलिम्स रिलेटेड टॉपिक्स हैं इसीलिए हमने ये बात की। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट दी मेंस रिलेटेड टॉपिक्स की। नेक्स्ट यहाँ पे सिम्बायोटिक बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स न्यूज़ में था यार, जो कि मेंस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे मेंस में हमसे पूछा जा सकता है सिम्बायोटिक, मेंस वाले टॉपिक्स की बात करें सो पहला टॉपिक है दैट इज सिम्बायोटिक बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। इसके ऊपर एक आर्टिकल आया था टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में। तो सिम्बायोटिक बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स की बात करें तो इन्वायरमेंट इकोलॉजी में हमको पूछ सकते हैं भाई पेपर 3 के अंदर GS3 में। तो इसके अंदर चीज़ें क्या हैं भाई, पहले तो कोर जेनेटिक्स वर्सेस कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम बात करें, पहले तो ये सिम्बायोटिक बायोलॉजी होता क्या है, डेफिनेशन अप्रोच की बात करते हैं। डेफिनेशन एंड अप्रोच की बात करें तो एक तरह से ये इंजीनियरिंग रूल है फॉर दी बायोलॉजी। आर्टिफिशियल लाइफ फॉर्म को डिज़ाइन करना इज कॉल्ड एज सिंथेटिक बायोलॉजी। एक AI एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग का यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है। सो engineering rules for biology is definition क्या है, डिज़ाइन आर्टिफिशियल लाइफ फॉर्म। आर्टिफिशियल लाइफ फॉर्म आप बना रहे, इसको हम क्या बोल रहे हैं, सिंथेटिक बायोलॉजी बोल रहे हैं। एंड यहाँ पे AI एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। रिसेंट की फाइंडिंग्स से हम बात करें यहाँ पे रिसेंट की फाइंडिंग्स की बात करें सो रिसेंट की फाइंडिंग्स के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी पैराडॉक्स की बात करते हैं। यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी पैराडॉक्स की बात करें तो कॉम्प्लेक्सिटी पैराडॉक्स क्या है भाई,
ना, जीन्स वर्सेस फिजिकल कॉम्प्लेक्सिटी जो देखने को मिल रहा है। जीन्स सिंपल है बट कॉम्प्लेक्स फिजिकल अपीयरेंस है। बैक्टीरिया का जीन्स है 94,300। ह्यूमन का यहाँ पे अराउंड 22,000 जीन्स हैं। वाटर फ्ली के अंदर की बात करें तो 33। देखो भाई, ह्यूमन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और वाटर फ्ली सिंपल है, फिर भी उसके अंदर ज़्यादा जीन्स हैं। ये कॉम्प्लेक्सिटी पैराडॉक्स है। ओके, एंड जो टेक्नोलॉजी एक्सेस हमारा, जो टेक्नोलॉजी एडवांस किया है, की बात करें तो रैपिड डीएनए सीक्वेंसिंग हमारे पास जो देखने को मिल रहा है। रैपिड डीएनए सीक्वेंसिंग, सिग्निफिकेंट जो कॉस्ट रिडक्शन हमको देखने को मिल रहा है। ये हमारे पास की फाइंडिंग्स है सिंथेटिक बायोलॉजी के अंदर। जो कंप्यूटर मेड लाइफ है उसकी अगर हम बात करें, कंप्यूटर मेड लाइफ, तो डिजिटली क्रिएटेड लाइफ इज कॉल्ड एज कंप्यूटर मेड लाइफ। यार, सिंथेटिक बायोलॉजी वही कर रहे हैं हम यहाँ पे, डिज़ाइन कर रहे हैं लाइफ को आर्टिफिशियली। डिजिटली क्रिएटेड लाइफ सिग्निफिकेंट यहाँ पे केमिकली बिल्ड जीनोम, कैसे बनाया जीनोम को, केमिकल से। सो केमिकली बिल्ड जीनोम। तो ये रिसेंट की फाइंडिंग्स की बात की ना, मेथड्स कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं। मेथड्स की बात करें सो टॉप डाउन यहाँ पे अप्रोच देखने को मिला, दैट इज जीनोम रिप्लेसमेंट। यार, टॉप डाउन जीनोम रिप्लेसमेंट की बात करते हैं। टॉप डाउन जो ये अप्रोच है, इसमें एग्जिस्टिंग लिविंग सेल जो है उसकी बात करते हैं। नेचुरल डीएनए रिप्लेसमेंट की बात करते हैं हम। ह्यूमन डिज़ाइन डीएनए, ह्यूमन डिज़ाइन डीएनए। ये टॉप डाउन मेथड में हमने जीनोम रिप्लेसमेंट की बात की। अगर हम यहाँ पे बॉटम अप, दैट इज़ प्रोटो सेल्स की बात करें तो यहाँ पे हम बात करते हैं नॉन लिविंग केमिस्ट्री की। फैटी एसिड वेसिकल्स की बात करते हैं। यार, आरएनए कैप्चर की बात करते हैं। सब की टर्म्स हैं, आई समझना है। बॉटम अप या फिर प्रोटोसेल में क्या क्या चीज़ें होती हैं। टॉप डाउन मतलब जीनोम को रिप्लेस करते हैं ऊपर से नीचे। बॉटम अप से हम प्रोटोसेल से बनाते हैं। यहाँ पे सेल्फ स्प्लिटिंग होता है। तो ये सब की टर्म्स है, प्रीलिम्स में तो आ ही आता है, मेंस में आपको अपना लिखना पड़ेगा यार। ठीक है, तो इस तरह से आप टेक्निकल टर्म्स को इस्तेमाल करते हो तो एग्जाम में आपको ज़्यादा नंबर देगा यार, समझ रहे हो ना। मैथड्स एंड इम्पैक्ट्स एंड चैलेंजेस की बात करें तो सिंथेटिक जो बायोलॉजी है उसमें क्या 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 इम्पैक्ट किया इसने, एंड क्या क्या चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या क्रिएट किए भाई। सो इम्पैक्ट एंड चैलेंजेस की बात करें, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसके अंदर हम बात करते हैं अबाउट मेडिसिन के फील्ड में। यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं भाई सिंथेटिक बायोलॉजी का। इंडस्ट्रीज़ में, एआई इंटीग्रेशन में, रिस्क एंड कंसर्न्स भी हैं।
रिस्क एंड कंसर्न हम बात करते हैं अबाउट बायोसिक्योरिटी की, एथिकल इश्यूज की बात करते हैं, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट की बात करते हैं कि जो सिंथेटिक बायोलॉजी है इसका इन्वायरमेंट पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। एथिकल इश्यूज हैं यार, लाइक आप समझो आप खुद से कुछ भी बना रहे हो तो ये सब ना। यहाँ पे कोर जेनेटिक्स वर्सेस जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी हमको देखने को मिलता है। मतलब जो डीएनए है जिसमें एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन होता है, ट्रांसक्रिप्टर फैक्टर्स होते हैं जिसमें है ना जीन कंट्रोल रोल, रेगुलेटरी रीजन्स, प्रोटीन रेगुलेशन। तो कोर जेनेटिक्स वर्सेस कॉम्प्लेक्सिटी का भी एक चैलेंजेस है ना। नाउ सिग्निफिकेंस भी बात करेंगे, कंसर्न्स जिसको हमको टैकल करना जरूरी है वो सब देखेंगे। और चीज़ों को कंटिन्यू अगर हम यहाँ पे करें, सो कोर जेनेटिक्स वर्सेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं यार। कोर जेनेटिक्स वर्सेस कॉम्प्लेक्सिटी, जिसमें हम बात करते हैं अबाउट डीएनए की, जिसमें बेस कोड क्या क्या होते हैं। डीएनए के अंदर जो बेस कोड होते हैं दैट इज एडेनिन, ए, थाइमिन, टी, ग्वानिन, जी एंड साइटोसिन, सी। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की बात करें सो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के अंदर जीन कंट्रोल रोल की बात करते हैं। यहाँ पे जीन जो है रोल को कंट्रोल करते हैं। रेगुलेटरी रीजन्स की बात करेंगे, यहाँ पे कौन कौन से रीजन्स जो हैं चीज़ों को रेगुलेट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के अंदर ही। एंड ऑल्सो प्रोटीन ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, डीएनए से आरएनए का बनना, डीएनए से प्रोटीन का बनना। देखो भाई ठीक है, सर डीएनए से आरएनए का बनना, डीएनए से क्या बनेगा आरएनए, इसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। फिर आरएनए से क्या बनेगा प्रोटीन, तो इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। ये जो प्रोसेस है ना ट्रांसक्रिप्शन वाला, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। प्रोटीन रेगुलेशन पे ट्रांसक्रिप्शन का इम्पोर्टेंट रोल है। ओके, सिग्निफिकेंस ऑफ सिंथेटिक बायोलॉजी अगर हम बात करें तो ये जो सिंथेटिक बायोलॉजी है की बात करें तो ये इम्प्रूव करता है, जो हेल्थ केयर है उसको इम्प्रूव करे। सिग्निफिकेंस के अंदर इम्प्रूविंग हेल्थ केयर, जिसमें एडवांस जीन डिज़ाइन की बात की गई। सिंथेटिक बायोलॉजी से यहाँ पे एडवांस जीन डिज़ाइन कर सकते हैं। स्पेशल सेल फैक्ट्रीज की बात करते हैं यहाँ पे। जो फिनाइल कीटोन्यूरिया है उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं भाई। इन्वायरमेंटल एनर्जी की बात करें इन्वायरमेंटल एनर्जी के अंदर यहाँ पे हम बात करते हैं कार्बन ट्रैपिंग की। जीन बनाएंगे तो क्या होगा, कार्बन ट्रैप होगा। इंडस्ट्रियल स्पीड ओवर क्लीन कर सकते हैं भाई। सिंथेटिक बायोलॉजी से हम ऐसे बैक्टीरियाज बना सकते हैं जो कि ऐसी चीज़ बना सकते हैं जो कि जो स्पिल अप है उसको क्लीन अप कर सकते हैं। नॉन फूड प्लांट बायोफ्यूल्स बना सकते हैं। ऐसे नॉन फूड प्लांट मतलब ऐसे कुछ बना सकते हैं जो कि बायोफ्यूल बनाने में हेल्प करें बैक्टीरियाज लाइक। ठीक है, मैपिंग ट्री ऑफ लाइफ,
मतलब जीनोम सीक्वेंस कर सकते हैं, इवोल्यूशनरी ट्रैकिंग कर सकते हैं, जो म्यूटेशन हो रहे हैं उस सबको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो इसमें भी जो सिंथेटिक बायोलॉजी है और सिंथेटिक बायोलॉजी जीनोम है और जेनेटिक्स है, उसका यहाँ पे सिग्निफिकेंस है भाई। मैपिंग ट्री ऑफ लाइफ, जीनोम सीक्वेंस, एवोल्यूशनरी ट्रैकिंग, म्यूटेशन आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट कंसर्न जिसको टैकल करने की ज़रूरत है यार यहाँ पे, कंसर्न्स टू बी टैकल्ड, इट इज़ इंडिपेंडेंट कॉपिंग हमको देखने को मिल रहा है यार, जो कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोडक्ट बना सकते हैं। इंडिपेंडेंट ब्रीडिंग हो सकता है, इंडिपेंडेंट ब्रीडिंग हो सकता है, तो इंडिपेंडेंट कॉपिंग का एक कंसर्न है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, डिपेंडेंट ब्रीडिंग हो सकता है, तो ये भी कंसर्न है यार। इवोल्यूशन ट्रैप की बात करें, सो इवोल्यूशन ट्रैप में जो वाइल्ड स्पीसीज़ हैं वो मिक्स हो सकते हैं, तो उसकी वजह से दिक्कत का सामना हो सकता है भाई। अनमॉनिटर्ड म्यूटेशन भी आ सकते हैं यहाँ पे। इकोसिस्टम डैमेज का प्रॉब्लम रहता है। बायोसिक्योरिटी एंड डुअल यूज़ का भी यहाँ पे एक कंसर्न है। बायोसिक्योरिटी एंड डुअल यूज़ मतलब यहाँ पे चीप जीन मेकिंग हो सकता है यार। एआई पावर्ड कॉम्बिनेशन देखने को मिल सकता है। तो लोग मन चाहा अपने हिसाब से बना सकते हैं। इंसिडेंटल लैब लीकेज भी हो सकता है यहाँ पे। कस्टम मेड जम्स ये भी हमको देखने को मिलता है। कस्टम मेड जम्स वे फॉरवर्ड क्या है भाई, सिंथेटिक बायोलॉजी के अंदर आगे करना क्या है? वे फॉरवर्ड की बात करें तो फ्लेक्सिबल रूल्स एंड ओवरसाइट बनाने की ज़रूरत है यार। फ्लेक्सिबल रूल्स एंड ओवरसाइट बनाने की ज़रूरत है, जिसमें फास्ट सेफ्टी चेक्स करना है। ओके, फास्ट सेफ्टी चेक्स, अपडेटेड सेफ्टी लॉस की बात करते हैं। ये अपडेट करने की ज़रूरत है। इंटरनेशनल एग्रीमेंट बनाने की ज़रूरत है भाई यहाँ पे। लाइक ग्लोबल ट्रीटीज़ एंड डीएनए ऑर्डर को मॉनिटर करना है। इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स में ग्लोबल ट्रीटीज़
मॉनिटर डीएनए ऑर्डर, सेफ आइसोलेशन प्रैक्टिस, ये बहुत ज़रूरी है भाई। लाइक यहाँ पे आइसोलेशन में क्लोज इंडस्ट्रियल टैंक्स होने चाहिए, जेनेटिक किल स्विचेस होने चाहिए, क्लोज इंडस्ट्रियल टैंक्स, जेनेटिक किल स्विच होना चाहिए। ठीक है, तो ये वे फॉरवर्ड हो गया, थोड़ा लेंदी है बट हाँ, जेनेटिक सिंथेटिक बायोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। चीज़ें हमने डिटेल में देखी यार, मेंस पे क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, आएगा तो। नेक्स्ट मेंस क्रिटिक टॉपिक न्यूज़ में था यार, दैट इज़ राइट टू फॉरगेटन इन इंडिया, ये न्यूज़ में था। ये जो है मेंस पे आ सकता है इसके बारे में यार, पॉलिटी में है, राइट टू बी फॉरगॉटन, शॉर्ट में बोले तो RTBF। राइट टू फॉरगेटन इन इंडिया है, डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट की बात करें तो राइट टू फॉरगेटन का मतलब क्या समझते हैं भाई? डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट के अंदर एक इनफॉर्मल सेल्फ डिटर्मिनेशन है ये, इनफॉर्म बोलता हूँ, इन्फॉर्मेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन है। खुद को वादा और जैसे डिजिटल फुटप्रिंट्स के ऊपर एक कंट्रोल है यार ये। कंट्रोल ओवर राइट टू बी फॉरगेटन इज कंट्रोल ओवर डिजिटल फुटप्रिंट्स। यहाँ पे जो इसके अंदर राइट टू फॉरगेटन में डिलीटेशन, डी इंडेक्सिंग और रेस्ट्रिक्शन आता है, जो आउटडेटेड या फिर हार्मफुल जो डाटाज हैं उसके ऊपर अप्लाई होता है ये। डिलीशन, डी इंडेक्सिंग और रेस्ट्रिक्शन, it applies to outdated और हार्मफुल डाटा। दिल्ली हाई कोर्ट के फ्रेमवर्क ने क्या बोला? उसने बोला आर्टिकल 21 जो है दैट इज राइट टू प्राइवेसी के अंदर यहाँ पे राइट टू बी फॉरगेटन भी आता है। जुडिशियल फ्रेमवर्क फॉर डी इंडेक्सिंग बहुत ज़रूरी है भाई। जुडिशियल फ्रेमवर्क फॉर डी इंडेक्सिंग एंड मास्किंग पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल्स के यहाँ पे मास्क करना बहुत ज़रूरी है, जैसे दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला। एंड ग्लोबल इम्पैक्ट होगा भाई ऑफ ऑर्डर।
यहाँ पे ओपन जस्टिस वर्सेस पर्सनल डिग्निटी की बात करते हैं राइट टू फॉरगेटन के अंदर। ओपन जस्टिस वर्सेस पर्सनल डिग्निटी, जिसमें ट्रांसपेरेंट कोर्ट प्रोसेस बनाने की बात करते हैं। लिमिट्स ऑन अनरेस्ट्रिक्टेड ऑनलाइन स्प्रेड यार, लिमिट्स ऑन अनरेस्ट्रिक्टेड ऑनलाइन स्प्रेड। नेम्स जो हैं नॉट परमानेंट सर्च कीवर्ड में यहाँ पे नेम्स को नहीं डालेंगे, नॉट परमानेंट सर्च कीवर्ड्स। तो ये हमारे पास ओपन जस्टिस पर्सनल डिग्निटी के अंदर ये बताया गया। एंड यहाँ पे जो राइट टू फॉरगेटन टूल्स हैं वो कौन कौन से हैं। राइट टू बी फॉरगेटन टूल्स की बात करें तो डिलीटेशन या जैसे परमानेंट रिमूवल फ्रॉम द सोर्स, रिलेशन के अंदर परमानेंट रिमूवल फ्रॉम द सोर्स, डी-इंडेक्सिंग के अंदर तो ये भी राइट टू फॉरगेटन टूल है। डी-इंडेक्सिंग में क्या करते हैं, सर्च रिजल्ट रिमूवल। एंड रिडक्शन के अंदर मास्किंग स्पेसिफिक डिटेल्स, एनोनिमिज्म और एनोनिमाइजेशन, एनोनिमस, ठीक है। एनोनिमाइजेशन के अंदर डाटा बिकेम नॉन पर्सनल, एनोनिमाइजेशन के अंदर डाटा बिकेम्स नॉन पर्सनल। की फाइंडिंग्स जो जजमेंट्स के हैं, जो हाई कोर्ट ने बोला, दिल्ली हाई कोर्ट ने, की फाइंडिंग्स के अंदर हम किस किस चीज़ों की बात करते हैं यार। की फाइंडिंग ऑफ जजमेंट तो एंटाइटलमेंट ऑफ द एक्विटेड, एंटाइटलमेंट ऑफ द एक्विटेड। सर्च इंजन रेस्ट्रिक्शन बात करते हैं। एंड प्रोटेक्शन ऑफ डिजिटल आइडेंटिटी, ये बोला गया। मैट्रिमोनियल एंड प्राइवेट डिस्प्यूट्स की बात की गई भाई, यहाँ पे अप्लाई होगा ये। एंड प्रिवेंशन ऑफ कॉन्टिन्यूस हार्म टू रेपुटेशन, इसको भी यहाँ पे प्रिवेंट करेंगे थ्रू दी रिमूवल ऑफ डिजिटल फुटप्रिंट। राइट टू बी फॉरगेटन, प्रिवेंशन ऑफ continuous harm to reputation। राइट टू फॉरगेटिंग यहाँ पे कंटिन्यू करें इसके अंदर चीज़ों की। तो देखो भाई, ग्लोबल इवोल्यूशन की बात करें तो राइट टू फॉरगेटन में दुनिया भर में क्या क्या चीज़ें हुई। तो यूरोपियन यूनियन फ्रेमवर्क की बात करें तो 2014 में यहाँ पे जो गूगल
स्पेन केस था वो हमको देखने को मिला यार, जहाँ पे डिजिटल फुटप्रिंट की हटाने की बात की गई स्पेन के अंदर। एंड जो GDPR अंडर आर्टिकल 17 यहाँ पे राइट टू इश्योर हमको देखने को मिलता है यहाँ पे यूरोपियन यूनियन के फ्रेमवर्क में। GDPR आर्टिकल 17 विच टॉक्स अबाउट राइट टू इरेजर, मतलब हटाना है अपना फुटप्रिंट को। अदर जुरिस्डिक्शन की बात करें तो जो यूनाइटेड स्टेट्स है जहाँ पे कैलिफोर्निया इरेजर लॉ एंड डिलीट एक्ट आया है। कैलिफोर्निया इरेजर लॉ एंड डिलीट एक्ट, इसकी बात करते हैं भाई। कनाडा के अंदर पीपीडा एंड फेडरल कोर्ट जो है उसने यहाँ पे राइट टू फॉरगेटन के रिगार्डिंग यहाँ पे रूल दिया था। यूके, अर्जेंटीना, जापान में भी इसी प्रकार का यहाँ पे हमको देखने को मिला है वर्डिक्ट यार। तो ग्लोबल ट्रेंड को देखते हुए इंडिया ने भी यहाँ पे अपना काम किया। ना स्टेटस इन इंडिया की बात करें तो ग्लोबल की बात की ना स्टेटस इन इंडिया क्या है। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस की बात करें राइट टू बी फॉरगेटन का कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस जो है वो आर्टिकल 21 से आता है, राइट टू प्राइवेसी से। कि आर्टिकल 21 टॉक्स अबाउट राइट टू लाइफ, यहाँ पे राइट टू प्राइवेसी भी आता है। एंड जो के एस पुट्टस्वामी है जिसने यहाँ पे ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस प्रोवाइड किया राइट टू प्राइवेसी, के एस पुट्टस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 में आया था भाई ये। यहाँ पे बैलेंस्ड अगेंस्ट, यहाँ पे आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज 3 के अंदर इसको बैलेंस्ड किया गया। क्या कुछ भी जो स्पीच है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते जो कि किसी के प्राइवेसी को हार्म करे। मतलब प्राइवेसी को हार्म करे मतलब ऐसा नहीं भाई, मतलब आपके पास बोलने का भी अधिकार है और आपके पास अपने ना प्राइवेसी को मेंटेन करने का भी अधिकार है ना। स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी पोजीशंस की बात करें स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी पोजीशन की बात करें तो इसके अंदर जो DPDP एक्ट है 2023 का, ये बात करता है राइट टू इरेजर की। मेरा जो डिजिटल फुटप्रिंट है वो हटाओ। एंड जो IT इंटरमीडिएट गाइडलाइंस हैं वो भी यहाँ पे बात करते हैं अबाउट रिमूविंग दी डिजिटल फुटप्रिंट्स। जो कि यहाँ पे ये जो गाइडलाइंस 2021 में आए थे। एम्बिग्यूटी इन पब्लिक कोर्ट रिकॉर्ड की बात करें एम्बिग्यूटी इन पब्लिक कोर्ट रिकॉर्ड्स, तो ये हो गया स्टेटस इन इंडिया। नेक्स्ट हम बात करें अबाउट इवोल्यूशन ऑफ जुडिशियल अप्रोच इन
इंडिया। तो इसमें जो इवोल्यूशन हुआ है जुडिशल अप्रोच का, इसमें की केस लॉ की बात करें तो यहाँ पे हम बात करते हैं अबाउट आर राजागोपाल केस, जो कि राइट टू बी लेट अलोन, इसके बारे में बात करता है। आर राजागोपालन केस ऑफ 1994 talks about right to be let alone। जो हाई कोर्ट के जो व्यूज़ हैं, इसमें हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला है बिटवीन गुजरात, उड़ीसा, केरला हाई कोर्ट के जो व्यूज़ हैं उनमें कन्फ्लिक्टिंग हाई कोर्ट गुजरात, उड़ीसा, केरला। प्रो प्राइवेसी शिफ्ट की बात करते हैं यहाँ पे, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में बोला था कि हमको प्राइवेसी की तरफ जाना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पे ये तो हमने बात की कि लॉ केसेस की 2024 में जो हाई कोर्ट है, दिल्ली हाई कोर्ट, उसने कंसोलिडेट किया है चीज़ों को। सो यहाँ पे 2 टायर टैक्सोनॉमी फॉर डी इंडेक्सिंग यहाँ पे बनाया गया। एंड हु कैन आस्क, जो डी इंडेक्सिंग है उसके लिए कौन यहाँ पे आस्क कर सकता है, पूछ सकता है। सो जो एक्विटेड या फिर जो डिस्चार्ज है वो जो केस कॉस्ट या फिर सेटल हो गया है वो प्राइवेट या फिर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट जिनका चल रहा है वो, और ये जो प्राइवेट और मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स वाले हैं वो जो केस रिकॉर्ड से हटा देना, डिजिटल फुटप्रिंट्स हटा देना, सब जगह से हटा देना। इंसिडेंशियल जहाँ पे मेंशनड है, इंसिडेंशियल मेंशन, वो सबको यहाँ पे हटा सकते हैं, ये अप्लाई कर सकते हैं। दे कैन आस्क फॉर। एंड हु यहाँ पे लिखा हुआ है हु कैन नॉट आस्क। हु कैन नॉट आस्क, तो जो कन्विक्टेड ऑफ सीरियस क्राइम जिन्होंने किया वो यहाँ पे अपना है ना, हटा दो यार मेरे को यहाँ से, डिजिटल फुटप्रिंट्स हटा दो, फॉरगेट कर दो मेरे को, तो ये नहीं कर सकते। ये कन्विक्टेड ऑफ सीरियस क्राइम या फिर क्राइम अगेंस्ट वुमेन या फिर चिल्ड्रन हुआ है तो वो लोग यहाँ पे नहीं कर सकते, यहाँ पे अप्लाई। जो पब्लिक ट्रस्ट है वहाँ पे ब्रीच हो रहा है, लाइक करप्शन, वो लोग यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। जो करप्शन के चार्जेस में अंदर गए हैं वो लोग, पॉलिटिशियंस एंड पब्लिक सर्वेंट्स जो हैं, ये डिजिटल फुटप्रिंट्स को हटा दो, ये नहीं बोल सकते, ये अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये हमने बात की अबाउट दी थिंग्स अबाउट राइट टू बी फॉरगेटन। यार मेंस पे क्वेश्चन आ सकता है, बहुत सारा कंटेंट देखा हमने, क्या क्या चीज़ें बारे में पूछ सकता है, हर डिटेल हमने यहाँ पे देखा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट इंडिया म्यांमार रिलेशन की। इंडिया म्यांमार रिलेशन न्यूज़ में क्यों था भाई? बिकॉज जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट थे म्यांमार के, उन्होंने विजिट किया इंडिया को। तो ये न्यूज़ में है, तो हमारे पास क्वेश्चन तो बिल्कुल आ सकता है यार।
इंडिया म्यांमार रिलेशन। ऑफिशियल विजिट बाय म्यांमार प्रेसिडेंट। इसमें जो पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन की बात की गई उसकी बात करते हैं। पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन के अंदर सपोर्ट की बात की गई फॉर जो म्यांमार लीड पीस प्रोसेस। सपोर्ट फॉर म्यांमार लीड पीस प्रोसेस एंड जो कंसर्न है फॉर जो आंग सान सूकी डिटेंशन। स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस की बात करें सो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस में जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है अपना, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, इसकी वजह से स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस रखता है। ऑल्सो जो हमारे पास एक्ट ईस्ट फ्रेमवर्क है उसके अंदर, एंड जो महासागर फ्रेमवर्क है उसके अंदर। एजुकेशनल कोऑपरेशन की बात करें सो यहाँ पे जो मेकोंग गंगा है उनको आईसीसी स्कॉलरशिप देने की बात की गई। ICCR स्कॉलरशिप एंड इंक्रीज टू 100 एनुअल स्कॉलरशिप। यार एजुकेशनल कोऑपरेशन की बात की म्यांमार के साथ, इंक्रीज टू 100 एनुअल स्कॉलरशिप एंड सिक्योरिटी। यहाँ पे जो प्रेसिडेंट ने जो विजिट किया था यहाँ पे सिक्योरिटी एश्योरेंस की बात की कि हमारा टेरिटरी को नो यूज़ ऑफ टेरिटरी अगेंस्ट इंडिया, की म्यांमार जो होगा उसको इन्होंने बोला कि अब म्यांमार का टेरिटरी को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा अगेंस्ट इंडिया, ये इन्होंने एश्योर किया। नो यूज़ ऑफ टेरिटरी अगेंस्ट इंडिया। नेक्स्ट इसके अंदर म्यांमार इंडिया रिलेशनशिप की डिटेल में बात करें तो कंटिन्यू करते हैं इसके डिस्कशन को यार। जो प्रेसिडेंट का विजिट है यहाँ पे क्या हाइलाइट्स रहे थे उसकी अगर हम बात करें सो हाइलाइट्स ऑफ प्रेसिडेंट विजिट्स, जिसमें हम बात करते हैं स्ट्रेटेजिक एंड सिक्योरिटी हाइलाइट्स की।
स्ट्रेटेजिक एंड सिक्योरिटी हाईलाइट्स की बात करें तो इसमें नेबरहुड फर्स्ट एंड एक्ट ईस्ट जो पॉलिसी है उसके अंदर नेबरहुड फर्स्ट एंड एक्ट ईस्ट फ्रेमवर्क, जो सिक्योरिटी एश्योरेंस ऑन टेरिटोरियल मिसयूज़ ये यहाँ पे दिया गया, जो हमने देखा भाई यहाँ पे सिक्योरिटी एश्योरेंस ऑन टेरिटोरियल मिसयूज़। इसके साथ साथ सोवेनिटी एंड इंटीग्रिटी के लिए सपोर्ट किया जाएगा म्यांमार के द्वारा, सपोर्ट फॉर सोवेनिटी एंड इंटीग्रिटी। बॉर्डर मैनेजमेंट को एनहांस किया जाएगा, एनहांस बॉर्डर मैनेजमेंट। कोऑपरेशन एंड वेलफेयर की बात करें सो यहाँ पे जो मेकॉन्ग गंगा आईसीसी स्कॉलरशिप है उसको इंक्रीज़ किया गया भाई। जो साइबर स्कैम विक्टिम्स हैं उसको हटाएंगे, यहाँ पे रिपेट्रिएट करेंगे, ये बोला गया। इंक्रीज इन मेकॉन्ग गंगा, मेकॉन्ग जो है नदी है म्यांमार का, गंगा है इंडिया का, आईसीसीआर स्कॉलरशिप्स एंड रिपेट्रिएशन ऑफ साइबर स्कैम विक्टिम्स। तो ये हाइलाइट्स की बात की प्रेसिडेंट्स विजिट की। नाउ इकोनॉमिक एंड कनेक्टिविटी, इकोनॉमिक्स एंड कनेक्टिविटी की बात करें, इकोनॉमिक्स एंड कनेक्टिविटी की बात करें तो फाइनेंशियल मैकेनिज्म के अंदर हम बात करते हैं अबाउट व्हाट रूपी कैट बायलैटरल सेटलमेंट की। रूपी कायात बायलैटरल सेटलमेंट की स्पेशल रूपी वास्ट्रो अकाउंट वाया पीएनबी, ये बोला गया। एंड रिड्यूस्ड डिपेंडेंस ऑन थर्ड पार्टी करेंसीज। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की बात करें सो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के अंदर यहाँ पे हम कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट की बात करते हैं इंडिया म्यांमार के बीच में। कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट एंड इंडिया म्यांमार थाईलैंड जो टेलेटर हाईवे बनाया जा रहा है उसके अंदर हम यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में बात करते हैं। इंडिया म्यांमार का रोल है भाई यहाँ पे। इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे। इन्वेस्टमेंट सेक्टर की बात करें
सो एग्रो प्रोसेसिंग की बात करते हैं यार, पेट्रोलियम एंड एनर्जी की बात करते हैं, माइनिंग की बात करते हैं। ना ये इकोनॉमिक एंड कनेक्टिविटी के अंदर हमने बात की। अगर नेक्स्ट हम सिग्निफिकेंस ऑफ म्यांमार की बात करें, तो सिग्निफिकेंस ऑफ म्यांमार में जो स्ट्रेटेजिक ज्योग्राफी है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे म्यांमार के बारे में। स्ट्रेटेजिक ज्योग्राफी मतलब एक तरह से ये गेटवे है यार टू साउथ ईस्ट एशिया एंड आसियान, गेटवे है टू साउथ ईस्ट एशिया एंड आसियान, एंड जो शेयर्ड लैंड एंड मैरीटाइम बाउंड्री शेयर करते हैं इंडिया के साथ। एक कनेक्टिविटी हब है फॉर रीजनल प्रोजेक्ट यार। पॉलिसी सिग्निफिकेंस के अंदर पॉलिसी एंड सिक्योरिटी सिग्निफिकेंस की बात करें, सो कन्वर्जेंस ऑफ एक्ट ईस्ट एंड मेगा सागर जो है, महासागर जो है, उसके दोनों कन्वर्जेंस देखने को मिलता है। इट इज़ क्रूशियल फॉर नॉर्थ ईस्ट इंडिया स्टेबिलिटी यार, क्रूशियल फॉर नॉर्थ ईस्ट इंडिया स्टेबिलिटी एंड एक इंडिस्पेंसिबल है फॉर रीजनल इन्फ्लुएंस। नेक्स्ट हम इंडिया म्यांमार के यहाँ पे वे फॉरवर्ड की बात करें तो क्या आगे हमारे पास ज़रूरी है इंडिया म्यांमार रिलेशनशिप में। यहाँ पे हम बैलेंसिंग इंटरेस्ट की बात करें वे फॉरवर्ड के अंदर, बैलेंसिंग इंटरेस्ट की बात करें तो सपोर्ट करते हैं यार दोनों एक दूसरे के डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को, सपोर्ट्स डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को हमको सपोर्ट करना है, रूलिंग अथॉरिटीज़ को कैसे एंगेज करना है चीज़ों में, एंड सिक्योरिटी एंड कनेक्टिविटी ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करना है। सिक्योरिटी एंड बैलेंसिंग इंटरेस्ट के बाद जो बॉर्डर मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज है इसकी बात करें, बॉर्डर मैनेजमेंट स्ट्रेटजी की बात करें तो कैलिब्रेटेड अप्रोच अपनाना है भाई टू दी फॉरेन मनी रेगुलेशन, कैलिब्रेटेड अप्रोच टू एफएमआर
स्ट्रेंथन करना है जो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको, स्ट्रेंथन बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन, डेजिग्नेटेड एंट्री पॉइंट्स की बात करनी है यहाँ पे। डेजिग्नेटेड एंट्री पॉइंट्स एंड सोशियो कल्चर लिंक्स को प्रिजर्व रखना है। प्रिजर्व सोशियो कल्चरल लिंक्स। उसके बाद हम बात करें अबाउट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की। सो काउंटर चाइनीज़ इन्फ्लुएंस की बात करते हैं यार। एनहांस करेंगे जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन है। इसकी बात की गई है ना। रेस्पेक्ट करना जो म्यांमार की सोवेनिटी है उसको। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के अंदर रिलायबल रीजनल पार्टनर की तरफ से एक रोल बनाना है इंडिया, एक रिलायबल रीजनल पार्टनर का रोल बनाना है। इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात करें, तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन के अंदर ट्रेड इम्बैलेंस को रिड्यूस करना होगा। एंड $6 बिलियन रिफाइनरी प्रोजेक्ट्स यहाँ पे देखने को मिले यार देशों के बीच में। डाइवर्सिफाई करना है ट्रेड रिलेशंस को। कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स की बात करें, बहुत सारे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हमको देखने को मिले यार, देखने को कालाधन मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, एक्टिस पॉलिसी, टीवी पोर्ट कंप्लीशन की बात करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया को। पीपल टू पीपल एक्सचेंज की बात करते हैं यहाँ पे ना, पीपल टू पीपल एंगेजमेंट। इसमें हम बात करते हैं अबाउट एजुकेशनल एक्सचेंज की। एजुकेशनल एक्सचेंज आनंदा टेम्पल रिस्टोरेशन की बात करते हैं भाई यहाँ पे। सिविलाइजेशनल हेरिटेज कंजर्वेशन की बात करते हैं। पीपल टू पीपल एंगेजमेंट में डिप्लोमेसी एंड पीस की बात करें, डिप्लोमेसी एंड पीस के अंदर ट्रैक टू डिप्लोमेसी प्लेटफॉर्म बनाया गया। ट्रैक टू डिप्लोमेसी प्लेटफॉर्म्स क्वाड एंड आसियान ट्रोइका एंगेजमेंट की बात करते हैं। नेशनल रिकॉन्सिलिएशन सपोर्ट की बात करते हैं यार, नेशनल रिकॉन्सिलिएशन सपोर्ट की बात करते हैं। पॉलिसी कंक्लूजन की बात करें,
सो यहाँ पे स्ट्रेटेजिक प्रैग्मेटिज्म हमको देखने को मिला। मल्टी डायमेंशनल अप्रोच, इंडो पैसिफिक प्रॉस्पेरिटी की बात करने हैं पॉलिसी के अंदर। ओके, तो ये हमने बात की अबाउट इंडो म्यांमार रिलेशनशिप की, है ना। हमने बात की अबाउट व्हाट, हमने बात की अबाउट दी राइट टू बी फॉरगेटन की मेंस के अंदर, मेंस टॉपिक में, एंड सिंथेटिक बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स की बात की मेंस टॉपिक में। प्रीलिम्स में बात की इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैरीटाइम एंड डिफेंस कोऑपरेशन, ये न्यूज़ में था यार। मलेशिया अंडर 16 सोशल मीडिया बैन, ये न्यूज़ में था। प्रोजेक्ट उदय की बात की, है ना, को जो कोडिन कॉफ सिरप का अब्यूज़ हो रहा था बिहार में, ये न्यूज़ में था। ब्रिक्स यहाँ पे इंडिया का जो चेयरमैनशिप रहेगा 2026 में जून में, उसके बारे में बात की। ये हमारे पास जो करंट अफेयर 2026 के जून 2 तारीख का यहाँ पे जो चीज़ें थी जो हमको पूछी जा सकती है वो हमने कवर किया पूरा।